तो आज से हम लोग फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में टाइप्स ऑफ फार्मिंग सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। तो क्या क्या फार्मिंग होता है, सबसे पहले जो है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या है? साम जैसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मतलब 50% ऑफ टोटल फार्म इनकम शुड कम फ्रॉम सिंगल एंटरप्राइज, ठीक है। मतलब ऐसा जैसे कुछ एरिया होता है ना, सिर्फ मतलब उसी, जैसे असम जो है टी के लिए फेमस है, केरला में जो रबर के लिए फेमस है, ठीक है। जो डेयरी बेल्ट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, पंजाब जैसे गेहूं के लिए फेमस है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, तुम स्पेशल कुछ मतलब कुछ स्पेशल टाइप का फार्मिंग करो, ठीक है, बस उसी चीज़ का फार्मिंग करो, ठीक है। तुम्हारा जो टोटल इनकम है उसका 50% इनकम अगर कोई सिंगल एंटरप्राइज से आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। एंटरप्राइज जो एक क्रॉप हो सकता है या फिर कोई लाइफ स्टॉक एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो तुम्हारा 1 लाख इनकम है टोटल, ठीक है। उसमें से तुम शुगर केन से 70,000 है, 20,000 वेजिटेबल से, पोल्ट्री से 10,000, ठीक। तो तुम शुगर केन का स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करो, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्यों अडोप्ट करता है लोग? क्योंकि एश्योर्ड इनकम होता है कि हाँ चलो इससे स्टेबल मार्केट है, मान लो उसी टी का जो स्टेबल मार्केट तो टी का उगाता है, ठीक। तो एरिया सुटेबिलिटी, कुछ एरिया तुम्हारा उसी चीज़ के लिए सुटेबल होता है ना, जैसे आसाम हो गया टी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है, ठीक है। इसका मेरिट और डिमेरिट भी होता है, ठीक है। मेरिट क्या है? तुम बेटर लैंड यूटिलाइजेशन, तुम लैंड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, है ना। पूरा जो फार्म है तुम एक ही चीज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट तुम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को करना है, ठीक है। उसका लो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे तुम एक ही क्रॉप है उगा रहे हो तो उसके लिए एक ही टाइप का मशीनरी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। स्किल हायर स्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ का खेती तुम बार बार करते 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 तो स्किल्ड हो जाएगा उसी चीज़ में, ठीक है। एंड बेटर मार्केटिंग क्या? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में तुम जब बेचने जाओगे तो तुम्हारा तो ईजी टू सेल होगा, ठीक है। इसका डिमेरिट्स क्या है? रिस्क ऑफ टोटल फेलियर, ठीक है। मान लो कुछ मान लो डिजीज़ लग गया, ठीक है, कुछ ये हो गया तो पूरा क्रॉप तुम्हारा फेल हो जाएगा, ठीक है। पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो और सॉइल हेल्थ प्रॉब्लम, एक ही चीज़ को बार बार लगातार लगे तो सॉइल हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो है, नो सिंगल एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50%, ठीक है। कोई भी एक एंटिटी से तुम्हारा 50% से ज़्यादा इनकम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है। मान लो गेहूँ से तुम्हारा 30,000 इनकम आ रहा है, वेजिटेबल से 25, डेयरी से 25, पोल्ट्री से 20,000, ठीक है। तो तुम्हारा कोई भी चीज़ से 50% से ज़्यादा इनकम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो होगा तुम्हारा डाइवर्सिफाइड। इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है? मेरिट क्या है कि तुम रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। लेबर लैंड जो पूरा साल भर तो यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद रिस्क तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूस इनकम आता रहेगा। अभी मान लो इसका चल रहा है खेती, फिर कुछ दिनों बाद मान लो जब तुम्हारा उतना गेहूँ उतना अच्छा नहीं हो रहा तो उस टाइम हो सकता है पोल्ट्री से कमा लिया, ठीक। उसके बाद डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स जो है डिफ़िकल्ट सुपरविजन, बहुत सारा चीज़ है तो सुपरविजन करना मुश्किल हो जाता है ना, अटेंशन ज़्यादा चाहिए। मशीनरी, बहुत सारी चीज़ तुम एक साथ करो तो मशीनरी तुम्हारा ज़्यादा चाहिए, और मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग पे, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जब तुम एक साथ करते हो तो उसको बोलते हैं मिक्स प्रोडक्शन, मिक्स फार्मिंग, ठीक है। इसमें एक और क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा कोई भी सारे जो एंटिटी है, ठीक है, सारे एंटरप्राइज थे मिनिमम 10% इनकम होना चाहिए, और किसी का भी शेयर 49% से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो तुम क्रॉप्स लगा रहे हो, डेयरी, उसके साथ डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हो, क्रॉप्स के साथ पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स के साथ सीप कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें क्या मेरिट क्या है? पूरा साल भर तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ड्राई फार्मिंग, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, ठीक है, ये तीनों एक साथ आता है। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? ड्राई फार्मिंग मान लो ऐसा एरिया जहाँ 750 mm से कम रेनफॉल होता है, ठीक है। तो वहाँ जो फार्मिंग होता है उसको बोलते हैं हम ड्राई फार्मिंग, जैसे ज्वार बाजरा ये सब का खेती करता है, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है? जहाँ रेनफॉल 750 से 1150 mm होता है, ठीक है, वो होता है ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग क्या है? जब रेनफॉल मोर देन 1150 mm होता है तो उसको रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आता हूँ रैंचिंग। रैंचिंग क्या होता है? जैसे कुछ लैंड होता है बहुत ड्राई होता है, रॉकी, बहुत रॉकी होता है, ठीक है।
तो उसमें तुम क्रॉप्स वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसमें बस घास वगैरह उगता है, ठीक है। तो उसमें जो है ऐसा लैंड जो है जो कि सिर्फ लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लाइफ स्टॉक को ग्रेजिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंचिंग, ठीक है। अब आता हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तुम्हारा किस टाइप का फार्मिंग होगा उसका कौन सा फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है क्लाइमेट। तुम्हारा क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। मान लो तुम्हारा उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ठीक है, उस हिसाब से तुम अपना फार्मिंग सिलेक्ट करता है कौन सा क्रॉप्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉइल कैसा है, जैसे ब्लैक सॉइल है तो कॉटन के लिए अच्छा है तो कॉटन लगाएंगे हम, ठीक है। तो सॉइल पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। कुछ एंटरप्राइज से हो सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट आए, ठीक है, तो उसको लगाने का मन करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, तुम्हारे पास कितना फंड है उस हिसाब से डिसीजन लेता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है, तुम्हारे पास किस चीज़ के कैसे इनपुट्स है, सीड फर्टिलाइजर मशीन कैसे है उस पर डिपेंड करता है। मार्केटिंग फैसिलिटीज़, तुम्हारा मार्केटिंग किस उस क्रॉप का मार्केट है कि नहीं है ना, ऐसा क्रॉप लगा दे जिसका मार्केट है ही नहीं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसका पर्सनल चॉइस होता है, जैसे फार्मर का किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लो किसी चीज़ का ट्रेनिंग लिया है तो उसी का वो खेती कर रहा है, ठीक है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब आता हम लोग सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एंड मैनेज, कौन फार्म को ओन करता है और फार्म को कौन मैनेज कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पीजेंट फार्मिंग, ठीक है। पीजेंट फार्मिंग क्या है, पीजेंट फार्मिंग जो है फार्मर इज ओनर मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर एट ऑल, मतलब फार्मर जो है सब कुछ है, ओनर भी फार्मर ही है, मैनेजर भी वो और ऑर्गेनाइजर भी वो है, ठीक है। तो इसको इस टाइप का फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पीजेंट फार्मिंग, ठीक है। मान लो कोई छोटा फार्मर है, 2 एकड़ उसके पास लैंड है, ठीक है, वही सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। ये हो गया पीजेंट फार्मिंग। उसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, ठीक है। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग क्या है, मान लो स्मॉल फार्मर जो है उसके पास स्मॉल लैंड रहता है, कम पैसा रहता है, ठीक है, मशीनरी वगैरह वो नहीं खरीद पाता, ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत सारे फार्मर अगर वॉलेंटियरली, ठीक है, एक साथ अगर आके लैंड को एकजुट किया, लेबर को एकजुट किया और रिसोर्स को एकजुट किया, ठीक है, अपना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। सबसे पहला कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होता है, पैलेस्टाइन में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहला है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग क्या है कि ओनली सम एक्टिविटीज आर जॉइंटली परफॉर्म, ठीक है, लेकिन लैंड ओनरशिप, जैसे लैंड का ओनरशिप जो है सेपरेट रहता है, ठीक है। बेटर फार्मिंग क्या है, अपना बेटरमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी जॉइंटली परफॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन ओनरशिप जो है सेपरेट रहता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग क्या होता है, इसमें जो है लैंड को जॉइंटली ये लोग कल्टीवेट करता है, ठीक है, कल्टीवेटेड जॉइंटली, लेकिन ओनरशिप जो है इंडिविजुअल में रहता है, ठीक है। ओनरशिप इंडिविजुअल में रहता है लेकिन फार्मिंग जो है कल्टीवेटेड जो है जॉइंटली करता है, ठीक है। और इसमें बेटर फार्मिंग क्या है, कुछ एक्टिविटीज, खाली कुछ एक्टिविटीज एक साथ करता है, ठीक है। अब आता है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग क्या है, जो सोसाइटी है लीज द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स, ठीक है। जो सोसाइटी है, ठीक है, वो लैंड को लीज में ले लेता है, ठीक है, उसके बाद जितना प्रॉफिट होता है अपना मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब आता है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। इसमें जो है ओनरशिप और कल्टीवेशन दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव कलेक्टिव क्या है, ओनरशिप और कल्टीवेशन दोनों कलेक्टिव होता है, ठीक है। बेटर फार्मिंग क्या है, कुछ काम बेटरमेंट के लिए कुछ काम एक साथ करता है, ठीक है। ज्वाइंट क्या है, बस कल्टीवेशन ज्वाइंटली करता है लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप इंडिविजुअल रहता है, ठीक है। और टेनेंट फार्मिंग क्या है, सोसाइटी पूरा लैंड को ले लेता है लीज में, ठीक है, और मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब आता हम लोग कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, ठीक है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग क्या है, जो लार्ज कमर्शियल फार्म होता है, ठीक है, कोई मान लो कोई वेल्दी इंडिविजुअल या फिर कंपनी उसको ओन करता है, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, ठीक है, लार्ज स्केल में इसमें करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है और मेनली मैकेनाइजेशन बहुत होता है, ठीक है। यूएसए कनाडा यूके में ये सब बहुत फेमस है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी का जो अपना फार्म रहता है, ठीक है। उसके बाद आता हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग जो है सेम एक कोऑपरेटिव टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत 2-3 फैमिली एक साथ जॉइंटली ओन एंड ऑपरेट द फार्म, ठीक है। मेनी फार्म फैमिलीज जॉइंटली ओन एंड ऑपरेट द फार्म, ठीक है। इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी रहेगा, कंट्रोल, ठीक है,
जो कि प्रोडक्शन कितना होगा, लेबर एलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। ये जो है रसिया और चाइना में पहले हिस्ट्रिकली फाउंड कर मिलता था, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग। अब आता है स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग क्या है, गवर्नमेंट जो है फार्म को ओन करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ही मैनेज करेगा, ठीक है, फार्म को, और गवर्नमेंट मशीनरी, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी सब देगा, ठीक है, ये होगा स्टेट फार्मिंग। अब आता है हम लोग फार्म मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या डिसीजन लेना है, सबसे पहले है ऑपरेशनल डिसीजन, ठीक है। अब क्या क्या डिसीजन लेना होता है ना फार्म में, सबसे पहले ऑपरेशनल डिसीजन, मतलब डे टू डे जो ऑपरेशन है, ठीक है, डे टू डे का जो काम है, ठीक है, उसका जो डिसीजन लेना है, ठीक है, कैसे फार्म को एफिशिएंटली चलाना है, ठीक है, उसके लिए जो डिसीजन लेना होता है वो होता है ऑपरेशनल डिसीजन, ठीक है, मतलब डे टू डे प्रोडक्शन, डे टू डे जो डिसीजन होता है, ठीक है, जैसे कितना सीड यूज़ करना है, ठीक है, कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कब इरिगेशन देना है, ठीक है, कब पेस्टिसाइड लगाना है, ये तो डे टू डे जो डिसीजन है ये किस में आता है, ऑपरेशनल डिसीजन, ठीक है, फार्म को ऑपरेशन रखने के लिए जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या है, डिसाइडिंग हाउ टू कंबाइन रिसोर्सेज एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मान लो मेरा 10 एकड़ लैंड है, ठीक है, आप उसमें से कितने में मैं राइस लगाऊंगा, कितने में गेहूँ लगाऊंगा, ठीक है, कितने में वेजिटेबल, किस कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ये सब डिसीजन जो होता है ये आता है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, ठीक है। मेरा जो रिसोर्स और एंटरप्राइज है, ठीक है, वो तो लिमिटेड रहता है, ठीक है, उसको कैसे हमको मैनेज करना, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। अब आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, लॉन्ग टर्म जो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रैक्टर जो है तुम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, ठीक है, तो आप बोरवेल लगा रहे हो, कहाँ बोरवेल लगाओगे, ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म, मान लो लैंड खरीदना, ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजन है ना, तो ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजन आता है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, तुम्हारे फार्म एक्टिविटीज जो उसको मैनेज करना, सुपरवाइज करना, ठीक है, तो लेबर को हायर करो, ठीक है, लेबर को काम दे रहे हो, तुम ये वाला काम करो, ठीक है, रिकॉर्ड रखना, जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको मॉनिटर करना, ये सब किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, ठीक है। अब आता है हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजन क्या है, मतलब प्रोडक्शन के बाद हम लोग का मार्केटिंग आता है, ठीक है। अब मार्केटिंग में दो टाइप के डिसीजन है, एक बाइंग डिसीजन है, एक सेलिंग डिसीजन, ठीक है। अब मुझे कौन सा फर्टिलाइजर खरीदना है, ठीक है, किससे खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, ये सब डिसीजन जो है बाइंग डिसीजन में आता है। और सेलिंग डिसीजन में है, अभी मुझे सेल करना है कि बाद में सेल करना, स्टोर करना है, ठीक है, कहाँ विलेज मंडी में सेंड करना है, कहाँ सेल करना है, ये सब डिसीजन जो है सेलिंग डिसीजन, ठीक, मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजन में आता है। अब आता हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यूज्ड इन फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो कौन सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है फार्म मैनेजमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इट एक्सप्लेन्स इनपुट आउटपुट या फिर फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, कौन कितना इनपुट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ APP MPP TPP, ठीक है। तो हम लोग का जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का लैंड जो फिक्स रहता है, ठीक है, वेदर डिपेंडेंस, लिमिटेड मैकेनाइजेशन, इन्फीरियर लैंड कल्टीवेशन, ठीक है, उसका बाद कंटिन्यूस कल्टीवेशन, अगर कंटिन्यूस कल्टीवेशन करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाता है, ठीक है। अब बात हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फार्मर कोई भी मतलब प्रोड्यूस सेम क्रॉप यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, फार्मर सेम क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, या फिर मोर लेबर यूज़ करे, मोर मशीनरी यूज़ करे, ठीक, कौन सा उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, फैक्टर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें जो है मेन रूल क्या है, कॉस्ट शिफ्ट ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट एडेड, ठीक है। मान लो तो कॉस्ट शिफ्ट कैसे होगा, मान लो जो क्वांटिटी तुम सेक्रीफाइस किया, ठीक है, क्वांटिटी सेक्रीफाइस इनटू जो उसके जो सेक्रीफाइस प्रोडक्ट है उसका प्राइस, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए क्वांटिटी एडेड इनटू प्राइस एडेड, ठीक है। तो क्यू सेक्रीफाइस बाय क्यू एडेड ग्रेटर देन पी एडेड बाय पी सेक्रीफाइस, ठीक है। तो क्यू सेक्रीफाइस बाय क्यू एडेड क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट ग्रेटर देन PR, ठीक है, PR मतलब प्राइस ऑफ एडेड कम्युनिटी बाय प्राइस ऑफ सेक्रीफाइस कम्युनिटी, ठीक है। तो ऐड में किसको किया, PX को X1 को किया है ना, और X2 को सेक्रीफाइस किया, ठीक है।
तो डेल्टा x1/x2 ग्रेटर देन होना चाहिए पी x1/x2, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आता हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा प्रोडक्ट मुझे लगाना है, ठीक है, किस में मेरा फायदा है, ठीक है, कितना कॉम्बिनेशन में। तो ईट आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास 10 एकड़ लैंड है, तुम राइस लगाओगे कि गेहूँ लगाओगे, ठीक है। ये समझने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग देख चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि एक बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे फोडर क्रॉप और डेयरी, ठीक है, फोडर क्रॉप इंक्रीज होगा तो डेयरी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बाद आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ठीक है। और एक चीज़ का वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है। अगर बैकयार्ड में तुम पोल्ट्री लगा रहा मैंगो, ठीक है, तो दोनों एक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, 0 होता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसमें जो है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो है इसमें भी मेन रूल क्या है कि तुम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वन आउटपुट बाय अदर, ठीक है। तो जो रिटर्न फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न फ्रॉम द डिक्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो तुम राइस लगाने के लिए शुगर केन को सेक्रीफाइस कर, ठीक है, तो उससे तुम्हारा जितना रिटर्न आना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन द रिटर्न फ्रॉम द डिक्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्यू एडेड इंटू पी एडेड ग्रेटर देन क्यू सेक्रीफाइस इंटू पी सेक्रीफाइस, ठीक है। तो क्यू एडेड बाई पी सेक्रीफाइस, पी एडेड बाई पी सेक्रीफाइस ग्रेटर देन क्यू सेक्रीफाइस्ड बाई क्यू एडेड, ठीक है। तो पी आर ग्रेटर देन एम आर पी एस, ठीक है। इस पे जो है एम आर पी एस जो है पी आर ग्रेटर देन एम आर पी एस, ठीक है। अगर एम आर पी एस ग्रेटर देन पी है, पी आर है, ठीक है, तो y1 बढ़ाने से तुम्हारा y1 कम हो रहा है, ठीक है। और एम आर पी एस लेस देन पी आर है तो y1 बढ़ाने से y2 कम हो रहा है, ठीक है। अब आता हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। ये भी हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो मनी, हम लोग का मनी इज लिमिटेड, ठीक है। फार्मर अनलिमिटेड मनी तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है ना। तो फार्मर मनी अपना कैसे इन्वेस्ट करेगा, फार्मर विल एलोकेट द रिसोर्सेज अंटिल MVP इज इक्वल इन ऑल एंटरप्राइज, ठीक है। मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट जो है इज इक्वल, ठीक है। मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है। मान लो उसके पास पहला 1000 रुपया, उसके बाद सेकेंड 1000 रुपया, थर्ड 1000 रुपया, ठीक है। तो पहला 1000 रुपया अगर पैडी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको मान के चलो 2000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। शुगर केन में करेगा तो 3200 और कॉटन में करेगा तो 2200, ठीक है। उसका सेकेंड 1000 जो इन्वेस्ट करेगा तो इसमें करेगा तो 1400 होगा, इसमें करेगा तो 3000, इसमें करेगा तो 1800, एक तीसरा इसमें करेगा तो 1200, 2500, 1400, चौथा करेगा तो इसमें इतना इतना इतना, ठीक है। तो पहला 1000 रुपया कहाँ इन्वेस्ट करेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है किस में आ रहा है तो शुगर केन में, तो इसमें करेगा, ठीक है। उसका दूसरा 1000 किस में करेगा, दूसरा 1000 इसमें करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे क्लोजेस्ट जो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, ठीक है। इक्वल तो नहीं लेकिन लगभग इक्वल है, ठीक है। उसका तीसरा किस में करेगा, तीसरा जो है इसमें करेगा 2500, इसमें है ना, तो तीसरा भी इसमें करेगा, ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट है। उसका चौथा किस में करेगा, चौथा इसमें करेगा, ठीक है। उसका पाँचवा किस में करेगा, 2200 के बाद इसमें करेगा, ठीक है, पाँचवा। तो ये है कि अपना जो रिसोर्स को ऐसा एलोकेट करेगा कि मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल इन ऑल एंटरप्राइज, ठीक है। अब आता है हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है क्या, तो हम अगर अपना रिसोर्स एक प्लेस में अगर मतलब एक प्लेस में अगर तुम उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो तुम दूसरा जगह जो अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, ठीक है, तो इनकम लॉस फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, ठीक है। मान लो तुम अपना फर्स्ट 1000 रुपया जैसे पैडी में कर सकते थे, शुगर केन में कर सकते थे और कॉटन में कर सकते थे, ठीक है। अगर पैडी में करते तो 2000 मिलता, शुगर केन में करते तो 3200 मिलता और कॉटन में करते तो 2200 मिलता, ठीक है। तो तुम अगर मान लो शुगर केन में पहला 1000 रुपया कैपिटल यूज़ किया, ठीक है, लेकिन तुम अगर कॉटन में करते तो 2200 मिलता, ठीक है।
तो अगर इसमें कर दिए तो इसका वाला तुम्हारा ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 2200, ठीक है। अब आता हम लोग मिनिमम लॉस प्रिंसिपल, ठीक है। मिनिमम लॉस प्रिंसिपल क्या है? समटाइम्स मतलब मिनिमम कितना लॉस होगा तो तुम प्रोडक्शन शुड कंटिन्यू, ठीक है। मान लो फार्मर्स लॉस कर रहा है, ठीक है, तो कितना लॉस तक वो प्रोडक्शन उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। मान लो फार्मर का मान लो कोई चीज़ ये कर रहा है, ठीक है। अब टोटल उसका मान लो वेरिएबल कॉस्ट आया 4700, टोटल फिक्स कॉस्ट इतना आया और टोटल कॉस्ट दोनों में मिला के 7400, ठीक है। अब मान लो उसको आउटपुट मिला 9.5 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है। अब उसका प्राइस चल रहा है 1150 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। तो उसका ग्रॉस इनकम कितना हो गया? 10,925, ठीक है। और उसका नेट इनकम कितना हो गया? ग्रॉस इनकम माइनस टोटल उसका कॉस्ट, ठीक है। तो उसका नेट इनकम हो गया 3,525, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मान लो प्राइस उसका कम होकर हो गया 750 हो गया, ठीक है। 1150 था, अब 750 हो गया। तो अब उसका ग्रॉस इनकम हो गया 7,125, ठीक है। और उसका नेट इनकम हो गया 275 रुपये, ठीक है। अब जो है मान लो वो उसको कंटिन्यू करना चाहे कि नहीं, है ना। मान लो उसका कॉस्ट 275 रुपया इसका आ रहा है, ठीक। तो अगर मान लो ये 275 रुपया अगर वो कंटिन्यू नहीं करता, ठीक। तो अगर मान लो कंटिन्यू नहीं करता तो उसका फिक्स कॉस्ट कितना आता, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इसका जो ग्रॉस इनकम जो है 7,125 है, ठीक है। और इसका कॉस्ट कितना है 7,400, ठीक है। तो उसको 275 रुपया लॉस हो रहा है ना। तो तुम बोलो कि 275 रुपया लॉस हो रहा है तो मुझे खेती करना चाहिए कि नहीं, है ना। मैं करूँगा तो मेरा तो लॉस ही हो रहा है, तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा नहीं करता, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंग टू मिनिमम लॉस प्रिंसिपल उसको खेती करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो खेती नहीं करेगा, ठीक है, तो उसका फिक्स कॉस्ट जो है 2,700 रुपये तो लगेगा ही, है ना। तुम खेती करो व ना करो, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो उसका लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट मान लो 0 हो गया, ठीक है। तो अगर वो खेती नहीं करता, इनकम उसका 0 आता, ठीक है, और उसका खर्चा है 2,700, ठीक है। तो उसका लॉस कितना हो जाता? 2,700, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो उसका लॉस कितना आ रहा है? 275, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम लॉस प्रिंसिपल तुमको तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए जब तक जो है तुम्हारा जो लॉस जो है तुम्हारा, जब तक तुम अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो, ठीक है, वेरिएबल लॉस को रिकवर कर पा रहे हो, ठीक है, एंड सम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तुम तब तक करो जब तक तुम वेरिएबल जो कॉस्ट है मान लो 2,700 रुपया जो है उसका खर्चा आता है उसको तो रिकवर कर पा रहा है ना। फिक्स कॉस्ट जो है उसको रिकवर, अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उसको रिकवर कर पा रहा है और कुछ अमाउंट फिक्स कॉस्ट का भी रिकवर कर पा रहा है, ठीक है। तो तब तक उसको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? देखो मान लो एक रीजन ए है और रीजन बी है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम ग्राउंड नट लगाओगे तो उसका मान लो 5,000 रुपये इनकम आता है ग्रॉस इनकम। इसमें सनफ्लावर लगाएगा तो 5,010 रुपया, ठीक है। इसमें ग्राउंड नट लगाएगा तो 7,300 इनकम है और 25 रुपया सनफ्लावर लगाएगा था, ठीक है। इसमें टोटल कॉस्ट कितना? 4,700, 4,320, 6,500, 2,040, ठीक है। उसका नेट इनकम कितना है? 300, 690, 850, ठीक है। तो अब जो है मान लो ग्राउंड नट जो है, ठीक है, ग्राउंड नट इसमें लगाएगा रीजन ए में है तो उसको 300 रुपये इनकम है और रीजन बी में लगाएगा तो 800 रुपये इनकम है, ठीक है। तो ग्राउंड नट किस में लगाना चाहिए? रीजन ए में लगाना चाहिए कि रीजन बी में, ठीक है। रीजन बी में लगाना चाहिए, है ना। तो ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। तो रीजन बी प्रोड्यूसेस मोर ग्राउंड नट देन रीजन ए, ठीक है। तो रीजन बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि उसमें लगाओगे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है ना। तो ग्राउंड नट अगर तुम लगाना है तो रीजन बी का जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। अब जो है मान लो रीजन बी में मान लो ग्राउंड नट लगाएगा तो 800, जो एक फार्मर है, ठीक है, रीजन बी में रहता है, ठीक है, वो अगर ग्राउंड नट लगाएगा तो 800 रुपया है इनकम होगा उसका और सनफ्लावर लगाएगा तो 50 रुपये इनकम होगा, ठीक है। तो उसको क्या लगाना चाहिए? उसको ग्राउंड नट लगाना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एक रीजन के अंदर, ठीक है, तो किस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस में उसको ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है, तो वो है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है।
तो ग्राउंडनट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन रीजन बी, ठीक है। तो सनफ्लावर ग्राउंडनट के लिए रीजन बी ज़्यादा अच्छा है, ग्राउंडनट के लिए रीजन बी के पास क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और सनफ्लावर के लिए किसके पास है, इसके पास है ना, रीजन ए के पास। और विद इन रीजन बी ग्राउंडनट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। रीजन बी के अंदर किसका एडवांटेज है, ग्राउंडनट का, दोनों में, है ना। अब आता हम लोग टाइम कंपेरिजन प्रिंसिपल, ठीक है। टाइम कंपेरिजन प्रिंसिपल क्या है, जो मनी जो है उसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल है, मनी एट डिफरेंट टाइम्स को कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे मान लो आज तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है। 5 साल बाद आज का जो 100 रुपये का वैल्यू है 5 साल बाद उतना नहीं रहेगा ना, कम हो जाएगा। तो उस टाइम कितना वैल्यू होगा, तो उस हिसाब उसको कंपैरिजन करने के लिए टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल लाया है, फार्म प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करता है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सम, ठीक है। आज मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है। तो 5 साल बाद उसका कितना, अगर मान लो उसको इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो 10 साल बाद उसका कितना वैल्यू होगा, 110 रुपये 1 साल बाद, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i टू द पावर n, ठीक है। इसका मान लो प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना है, 100 रुपया है ना। इंटरेस्ट मुझे 10 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो 10/100 इंटू टू द पावर n, मतलब 1 साल बाद, ठीक है। तो 100 इंटू 1.10, ठीक है। तो ये हो गया 110 रुपये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i टू द पावर n, ठीक है। और डिस्काउंटिंग क्या है, अभी मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपया है, ठीक है। फ्यूचर में मान लो 5 साल बाद तुमको 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो उसका अभी कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो तुम कैसे निकालोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय 1 + i टू द पावर n, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फार्म इन्वेंटरी क्या है, ठीक है। फार्म इन्वेंटरी मतलब एक कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। तुम्हारे पास कितना, तुम्हारा फार्म में कितना एसेट्स है और उसका वैल्यू है ना, एट ए पर्टिकुलर डेट, इसको क्या बोलते हैं, फार्म इन्वेंटरी, ठीक है। उस पर्टिकुलर डेट में तुम्हारे पास जो एसेट है, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, अलोंग विद देयर वैल्यू, ठीक है। ये होता है फार्म इन्वेंटरी, ठीक है। मान लो कोई एक फार्मर है, ठीक है। अब वो मान लो फार्मर क्या क्या ओन करता है, ठीक है। फार्म इन्वेंट्री मतलब क्या, फार्मर क्या क्या ओन करता है और उसका कितना वैल्यू है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या फार्मर का वेल्थ का पता करते हैं, ठीक है। उसका फार्म का इनकम कितना, प्रॉफिट लॉस, वैल्यू ऑफ एसेट, डिप्रिसिएशन, ये सब हम लोग पता करता है, ठीक है। फार्म इन्वेंट्री जो है यूजुअली 2 टाइम प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एक एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसका मान लो इन्वेंट्री की वैल्यू था 10 लाख और एंड ऑफ द ईयर उसका 12 लाख, ठीक है। तो जो 2 लाख इंक्रीज हुआ, ठीक है, इससे उसका पता चलता है उसका वेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। अब बात हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स इन फार्म इन्वेंट्री, ठीक है। फार्म इन्वेंट्री में क्या किस टाइप का एसेट रहता है, सबसे पहले कैश एसेट रह सकता है, ठीक है। एसेट्स ऑलरेडी इन कैश और इजीली कन्वर्टेड, ठीक है। जो ऑलरेडी कैश में है या फिर इसको इजीली तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैश हो गया, चेक बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। डिप्रिसिएबल एसेट क्या है, जिस एसेट का वैल्यू टाइम के साथ डिप्रिसिएट होता है, ठीक है। ट्रैक्टर हो गया, डेयरी इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। टाइम के साथ इसका एसेट का वैल्यू कम होता है, ठीक है। और आता है नॉन डिप्रिसिएबल एसेट, ठीक है, जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, मान लो तुम्हारे पास काव, मतलब तुम्हारे पास कुछ मान लो एसेट है, ठीक है। अब उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, उसको तुम कैसे वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज नेट सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस मेथड ये क्या है, प्राइस एट विच एसेट्स कैन बी सोल्ड नाउ, ठीक है। जो जो एसेट है, ठीक है, उसको अगर तुम अभी कितना प्राइस में बेच सकते हो, ठीक है। अभी उसको तुम मान को मार्केट में लेकर गया, ठीक है, तो कितना प्राइस में बेच सकते हो, ये हो गया तुम्हारा नेट सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। एसेट्स मेनली मीट फॉर सेल, ठीक है। मान लो व्हीट हो गया, पैडी हो गया, लाइफ स्टाइल, ठीक है। उसको मान लो एक गोट, तुम्हारे पास एक गोट है, ठीक है। अब उसको अभी तुरंत तुम अगर बेचने जाओगे तो तुमको मान लो 12,000 रुपये में मिलेगा, ठीक है।
तो 12,000 रुपया जो है तुम्हारा नेट सेलिंग प्राइस मेथड हो गया, ठीक है। अब आता हम लोग कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मतलब करंट वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। इट इज यूज बिकॉज जो वर्किंग एसेट्स है उसका वैल्यू धीमे धीमे कम हो जाता है, ठीक है। जो ट्रैक्टर है, डेयरी है, कटल है, ठीक है, उसका मान लो अभी 5 लाख रुपया है, ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन जो है मान लो 1 लाख हो गया, ठीक है। अभी इसका करंट वैल्यू क्या है, 4 लाख है ना। तो कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मतलब कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। करंट वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब आता हम लोग मार्केट प्राइस मेथड, ठीक है। मार्केट प्राइस मेथड क्या है, मतलब उसका जो वैल्यू है करेंट मार्केट प्राइस में क्या है, ठीक है। यूज्ड फ्रॉम परचेज फ्रॉम फार्म सप्लाइज, ठीक है। जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फ्यूल, ये सब तुम्हारे पास मान लो रखा हुआ है। मान लो तुम्हारे पास 50 kg फर्टिलाइजर रखा है, ठीक है। अगर तुम उसका करंट मार्केट से खरीदने जाओगे तो उसका वैल्यू कितना है, 1500 रुपये, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 1500 रुपये, ठीक है। अब आता है कॉस्ट मेथड, ठीक है। कॉस्ट मेथड क्या है, ये यूज़ होता है तुम्हारा फार्म यार्ड मैन्योर, सीड प्रोड्यूस ऑन फार्म, तो फार्म में जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट आया, ठीक है। इट इज यूज फॉर द फार्म प्रोड्यूस इनपुट, ठीक है। जो फार्म में प्रोड्यूस इनपुट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। मान लो हाई में FYM प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए 2000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 2000 रुपया, ठीक है। अब आता हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है। तुम्हारा जो घर है मान लो 1990 में बना है, ठीक है। तो उस टाइम मान लो तुम्हारा घर का वैल्यू था 10,000, ठीक है। अभी उसका करंट वैल्यू 10,000 कितना होगा, उसको अगर तुम मानने जाओगे तो उसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन मेथड यूज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, मान लो जिस टाइम तुम बनाए थे घर, ठीक है, उस टाइम मान लो 10,000 रुपया खर्चा है, ठीक है। अब तुम्हारा यूजफुल लाइफ कितना, 50 साल तुम्हारा घर का लाइफ है, ठीक है। अब उसको करंट सिचुएशन में अगर उसको बनाने जाओगे तो उसका कितना खर्चा है, 30,000 रुपया, ठीक है। और अभी तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बिल्डिंग कितना है, उस बिल्डिंग का 30 साल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा, मान लो 6,000 रुपया, ठीक है। तो अब करेंट वैल्यू कितना होगा, 30,000 माइनस 6,000, 24,000, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले करेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखते हैं हम लोग उस बिल्डिंग का, ठीक है। उसको उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो करेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब आता हम लोग इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो है मेनली हम लोग लैंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंड जनरेट इनकम ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा लैंड है, ठीक है, तो उसका वैल्यू तुमको कैसे पता चलेगा, वैल्यू ऑफ लैंड इज इक्वल टू एनुअल नेट इनकम बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तुम्हारा लैंड से हर साल कितना इनकम आ रहा है डिवाइडेड बाय अभी मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पास जो लैंड है तुमको मान लो 10,000 रुपया हर साल इनकम देता है, ठीक है। अभी मान के चलो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। तो तुम्हारा लैंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 बाई 10% मतलब 0.10 मतलब 1 लाख रुपया, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो, मान लो 1 लाख रुपया अगर तुम बैंक में डिपॉजिट करते 10% इंटरेस्ट मिलता तो तुमको हर साल 10,000 रुपया तुमको ईयरली इनकम मिलता है, ठीक है। ऐसे ही तुमको अगर 10,000 रुपये ईयरली इनकम मिल रहा है तो उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया, ठीक है। अब आता है हम लोग डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या है, कोई भी चीज़ होता है उसका वैल्यू जो है, कोई भी एसेट है उसका वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना, वायर एंड टेयर हो गया, कोई डैमेज आ गया, ठीक है। टाइम के साथ साथ विद अगर टाइम के साथ यूज़ भी नहीं करोगे फिर भी मॉडल का मान लो अभी iPhone 15 जो है, ठीक है, 2000 आईफोन जो मान लो 13 चल रहा है, ठीक है। जब रिलीज़ हुआ तो उस टाइम उसका वैल्यू था, है ना। अभी उसका वैल्यू कम हो गया, अभी मान लो नया भी लेने जाओगे तो उसका वैल्यू कम हो गया, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज नॉट कॉस्ट बाय मार्केट प्राइस चेंज, ठीक है। मान लो कोई ट्रैक्टर का मान लो प्राइस अभी बढ़ गया इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो वो अभी तुम लेकिन प्राइस तुम्हारा ये जो है तुम्हारा डिप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या है, उसको यूज़ करने से जो आता है ना प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन को समझने के लिए हम लोग कुछ कुछ टर्म समझ पाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, तो प्राइस पेड व्हेन एसेट वाज परचेज, ठीक है। जब तुम खरीदने गए थे कितना पैसा से खरीदे तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट। यूजफुल लाइफ क्या है, हाउ मेनी ईयर्स एसेट कैन सर्व, ठीक है, कितना साल तक तुम उसकी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मान लो ट्रैक्टर तुम लिए और 10 साल तक जाएगा तो उसकी यूजफुल लाइफ हो गया 10 साल, ठीक है।
अब आता है हम लोग जंक वैल्यू, ठीक है। जंक वैल्यू मतलब कबाड़ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू रिमेनिंग एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है। 10 साल बाद तुम्हारा ट्रैक्टर का क्या वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जंक वैल्यू, या फिर इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो एसेट जो है इक्वली हर साल यूज हुआ है, ठीक है। हर साल इक्वली यूज हुआ है, ठीक है। और ये सबसे पॉपुलर वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जंक वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। मान के चलो एक तुम्हारे पास प्लाव है, ठीक है। उसका मान लो 500 रुपये अभी कॉस्ट है, उसका जंक वैल्यू है 50 रुपये और उसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, ठीक है। तो उसका एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे होगा, 500 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हो गया 90 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब हर साल उसका वैल्यू 90 रुपये कम हो रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि हर साल सेम रेट पे इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले साल 90, सेकेंड पे 90, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस क्या है, इसमें हम लोग क्या असम्पशन लेते हैं कि एसेट जो है शुरुआत में मतलब अर्ली ईयर में उसका एसेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बाद वाले ईयर में उसका वैल्यू कम गिरता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू रेट, ठीक है। रेट को कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट इज इक्वल टू 100 बाई यूजफुल लाइफ, ठीक है। 100 बाई, मान लो कोई ट्रैक्टर खरीदे, ठीक है। उसका यूजफुल लाइफ मान लो 5 साल है, ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा 20%, ठीक है। तो मान लो ईयर वाइज क्या, पहला वाले ईयर में उसका मान लो 500, मान लो उसका 500 रुपये वैल्यू था, ठीक है। तो अब उसका 20% कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो उसका बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। अब सेकेंड ईयर उसका कितना होगा 400 बुक वैल्यू इंटू डिप्रिसिएशन, सॉरी रेट कितना 20%, ठीक है, 80 रुपया। तो अब सेकेंड ईयर के बाद उसका बुक वैल्यू हो जाएगा 320 रुपया। थर्ड ईयर जो है उसका वैल्यू 320 इंटू 20%, ठीक है। इसका बुक वैल्यू थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 256, ठीक है। तो पहला साल में देखो बुक वैल्यू 100 रुपये कम हो गया, ठीक है। उसके बाद 80 रुपये कम हुआ, ठीक है। तो शुरुआत का साल में उसका वैल्यू बहुत जल्दी घटता है, उसके बाद धीमे धीमे घटता है, ठीक है। अब आता हम लोग सम ऑफ ईयर्स डिजिटल मेथड, ठीक है, डिजिट्स मेथड। इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, ठीक है। मान लो 5 साल उसका लाइफ है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 5, 4, 3, 2 सबको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉस्ट मान लो 500 रुपया है, जंक वैल्यू 50 रुपया, यूजफुल लाइफ मान लो 5, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स हम लोग किए ऐसे। अब जो है पहला साल जो है उसका रेट कितना होगा 5/15, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 15 है, पहला साल में 5/15, ठीक है। तो 500 माइनस डिप्रिसिएशन जो जंक वैल्यू है, ठीक है, 500 माइनस 50 इंटू 5/15, ठीक है, हो गया 150 रुपया, ठीक है। तो इसमें बुक वैल्यू कितना होगा 500 माइनस 150, 350 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या है, अब उसका कितना साल बचा है 4 साल बचा है, ठीक है। तो 4/15, ठीक है। तो 500 माइनस 50 इंटू 4/15 तो 120 है। तो 350 माइनस 120 करेंगे तो 230, ठीक है। उसके बाद तीसरा साल में भी रेट उसका 3/15 हो गया, और इसमें 500 माइनस 50 इंटू रेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 140, ठीक है। ऐसा से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद आता है एनुअल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग हर साल हम लोग जो बिगिनिंग वैल्यू कितना था हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो साल का बिगिनिंग में 1 लाख था और एंडिंग में 90,000, ठीक है, ठीक है। तो अब डिप्रिसिएशन क्या है, बिगिनिंग माइनस एंडिंग, तो 10,000 का डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि हम लोग हर बार एंडिंग वैल्यू हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता चलता, ठीक है, इसलिए कॉमनली यूज नहीं है, ठीक है।